हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन में लाइव हो जाइए। उसके बाद हम लोग धमाकेदार तरीके से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के जो टॉपिक हैं वो बहुत दमदार टॉपिक हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है आपके अविरतता का सिद्धांत, यानी अविरत प्रवाह का समीकरण प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि जो बर्नौली की प्रमेय होती है, बहुत ही चर्चित टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और ये जो आपका लेवल है, हम लोग इसको काफ़ी हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। आप लोग एक बार थियरी पढ़ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल की क्लास डेली हम लोग चला रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि हम लोग ये इस क्लास को अगर आप लोग कंटिन्यू रखते हैं तो उस लेवल तक चलेंगे कि आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठे तो आराम से उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर जाएं। तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने धमाकेदार क्लास की। और सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन में जुड़ जाइए। सभी दोस्तों को, अपने साथियों को बुला लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है और आज की क्लास में आप सबको बहुत मजा आने वाला है। अपने टॉपिक का नाम है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह, और ये भौतिक विज्ञान कक्षा 11 सेकंड पेपर का तीसरा चैप्टर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। उसके पहले आप लोग एक बार बता दीजिए क्या वीडियो क्वालिटी और वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं, तब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमें क्या पढ़ना है? हमें आज पढ़ना है अविरतता का सिद्धांत। अपने टॉपिक का नाम है अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत ये क्या होता है, इसको सीख लीजिए। चलिए इसको आपको बताते हैं कि यदि किसी धारा रेखीय नली में, धारा रेखीय नली के बारे में आपको पहले वीडियो में बताया गया है कि यदि किसी धारा रेखीय नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, धारा रेखीय नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, तो उस नली के प्रत्येक बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और साथ ही साथ द्रव प्रवाह के वेग का गुणनफल बराबर होता है। क्या बताएंगे कि ये अगर कोई द्रव, मान लीजिए इस प्रकार से एक धारा रेखीय नली है और वो द्रव धारा रेखीय प्रवाह में इसमें प्रवाहित हो रहा है। नली में द्रव कैसे प्रवाहित हो रहा है? तो नली में द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। तो नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 A2 और यहाँ पर द्रव का जो वेग है वो V1 और यहाँ पर क्या है V2। क्या होता है? तो यहाँ आप ये बताएंगे कि अविरतता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी धारा रेखीय नली में, यदि किसी धारा रेखीय नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, तो नली के प्रत्येक सिरे पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके वेग का गुणनफल बराबर होता है। इसे ही अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। लिखिए, यदि किसी धारा रेखीय नली में, यदि किसी धारा रेखीय नली में, यदि किसी धारा रेखीय नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, तो नली के प्रत्येक सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल बराबर होता है। क्या बताएंगे? यदि किसी धारा रेखीय नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल प्रत्येक स्थान पर बराबर होता है। यह है आपका अविरतता का सिद्धांत। तो अविरतता के सिद्धांत में यदि कोई आस्यान और असंपीड्य द्रव, आस्यान का मतलब आस्यान और असंपीड्य द्रव ही हम लोग इस चैप्टर में ले रहे हैं,
किसी भी धारा रेखीय नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके संगत वेग का गुणनफल क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर बराबर होता है। यही आपका अविरतता का सिद्धांत है। इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, डेरिवेशन, आप लोग अच्छे से समझिएगा। व्युत्पत्ति, इस चीज को डेरिवेट कर रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यही लिखेंगे कि माना नली के यक्ष सिरे पर, नली के यक्ष सिरे और वाई सिरे क्रमशः लिए गए हैं। नली के यक्ष सिरे पर द्रव का वेग v1 तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 है तथा वाई सिरे पर वेग v2 तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 है। चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या मानेंगे कि माना नली के यक्ष सिरे का क्षेत्रफल a1 तथा वेग v1 है। माना नली के यक्ष सिरे का क्षेत्रफल, यक्ष सिरे का क्षेत्रफल a1 तथा वेग v1 है। यक्ष सिरे पर देखिए क्षेत्रफल a1 और वेग कितना है, v1 है तथा y सिरे का क्षेत्रफल, y सिरे का क्षेत्रफल a2 तथा वेग कितना हो जाएगा, v2। क्षेत्रफल a2 तथा वेग v2 है। तो यक्ष सिरे पर हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं कि प्रवाहित द्रव का आयतन, उसके बाद यक्ष सिरे पर कितना द्रव्यमान है, वाई सिरे पर आयतन, वाई सिरे पर द्रव्यमान। चलिए निकालते हैं। तो यक्ष सिरे पर प्रवाहित द्रव का क्या करेंगे, यक्ष सिरे पर प्रवाहित द्रव का आयतन इतना लिख लिए। तो यक्ष सिरे पर प्रवाहित, यक्ष सिरे पर प्रवाहित द्रव का आयतन बराबर a1 v1, a1 v1 तथा यक्ष सिरे पर प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान बराबर रो a1 v1। क्योंकि घनत्व गुणे आयतन होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, तो ये हो गया आपका घनत्व गुणे आयतन a1 v1। ऐसे ही हम लोग मानेंगे y सिरे पर प्रवाहित, y सिरे पर प्रवाहित द्रव का आयतन, y सिरे पर प्रवाहित द्रव का आयतन बराबर a2 v2 तथा y सिरे पर प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर रो a2 v2। रो क्यों नहीं बदला, याद रखिए जिस घनत्व का द्रव यहां जा रहा है उसी घनत्व का द्रव यहां से निकलेगा, इसलिए हमने रो का मान नहीं बदला है। a1 v1 आपका बदल गया क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल a1 था, वेग v1, यहाँ क्षेत्रफल a2 और वेग कितना v2। तो इस चीज को आपको समझना है। चलिए अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है, हम लोग और आगे इसको नीचे हल करते हैं, इसके नीचे। चलिए इतना आपके समझ में आ गया या नहीं बताइए, इतना समझ में आ गया। चूंकि यक्ष सिरे पर प्रवाहित द्रव्यमान, यक्ष सिरे पर प्रवाहित द्रव्यमान बराबर वाई सिरे पर प्रवाहित द्रव्यमान, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी यक्ष सिरे पर प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान बराबर वाई सिरे पर प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो a1 v1 बराबर रो a2 v2। रो से रो कैंसिल हो गया, a1 v1 बराबर a2 v2। ऐसे जितने भी सिरे लिए जा, नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं बताइए, a1 v1 बराबर a2 v2। चलिए बगल में हम लोग लिखते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, इस तरफ देखते हैं। यक्ष सिरे पर प्रवाहित द्रव्यमान बराबर वाई सिरे पर प्रवाहित द्रव्यमान, ये आपका हो जाएगा रो a1 v1 बराबर रो a2 v2। रो से रो कैंसल, आपका आ गया a1 v1 बराबर a2 v2, अर्थात ab बराबर नियतांक। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि अर्थात ab बराबर नियतांक। ab क्या है आपका, नियतांक हो गया। क्लियर। क्या बताएंगे कि अविरतता का सिद्धांत, यदि किसी धारा रेखीय नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल बराबर होता है। और हम लोगों ने एक ऐसी नली की कल्पना कर ली है जिसमें कोई आसान और असंपीड़ित द्रव प्रवाहित हो रहा है। नली के यक्ष सिरे का क्षेत्रफल a1 तथा यहाँ पर द्रव का वेग v1 है। नली के y सिरे का क्षेत्रफल a2 तथा वेग v2 है। इस प्रकार हमने क्या किया, व्युत्पत्ति में यही माना है कि माना यक्ष सिरे पर नली का क्षेत्रफल a1 तथा वेग v1 है, y सिरे पर a2
A2 तथा V2 है। तो एक सिरे पर प्रवाहित द्रव का आयतन बराबर A1V1 और एक सिरे पर द्रव्यमान तो घनत्व गुणे आयतन। ऐसे ही y सिरे पर, और क्योंकि एक सिरे पर द्रव्यमान बराबर y सिरे पर द्रव्यमान, क्यों? क्योंकि जितना द्रव यहाँ से गया उतना ही द्रव निकला। तो यहाँ आपने दोनों को बराबर करके रो से रो को कैंसिल कर दिया। A1V1 बराबर A2V2 अर्थात AB बराबर नियतांक। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक अपना क्या है अब। हाँ, चलिए देखते हैं। इसी को अभी हमें और थोड़ा सा विस्तार करना है कि इसी सिद्धांत के अनुसार, या आप इसी चीज को देखिए, जो आपको समीकरण व्युत्पन्न आप लोग किए हैं उसी समीकरण को ले लीजिए। A1V1 बराबर A2V2, यानी कि आपका लास्ट में क्या आया है? AB बराबर नियत, यानी AB बराबर नियतांक। आप बताएंगे इसे ही क्या बोला जाता है? अविरत प्रवाह का समीकरण कहते हैं। अविरत प्रवाह का समीकरण कहते हैं, इसे ही अविरत प्रवाह का समीकरण कहते हैं। अविरत प्रवाह के समीकरण के आधार पर आप देखिए, अगर AB नियतांक है तो क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? बराबर होता है। और एक चीज आप ये नोट में बताइएगा कि जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर द्रव का वेग कम होगा, क्योंकि देखिए AB नियतांक है तो AB का मान नियतांक है, A बढ़ेगा तो B घटेगा, B बढ़ेगा तो A आपका घटा होगा, तभी V बढ़ेगा। तो आप बताएंगे अविरत प्रवाह के समीकरण के अनुसार, अविरत प्रवाह के समीकरण के अनुसार, अविरत प्रवाह के समीकरण के अनुसार नली के चौड़े भाग पर, नली के चौड़े भाग पर द्रव का वेग कम, द्रव का वेग कम तथा नली के संकीर्ण भाग पर, संकीर्ण भाग पर, यानी कि संकीर्ण का मतलब पतला होता है, द्रव का वेग अधिक होता है, द्रव का वेग अधिक होता है। अविरत प्रवाह के समीकरण के अनुसार नली के चौड़े भाग पर द्रव का वेग कम तथा नली के पतले भाग पर द्रव का वेग अधिक होता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए ये कोई नली है, यहाँ पर आपका जो नली का भाग है वो कुछ संकीर्ण बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये जो आपका द्रव होगा वो कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा होगा, लेकिन इस तरह से आप ये बता देंगे कि नली के चौड़े भाग पर द्रव का वेग कम तथा संकीर्ण भाग पर द्रव का वेग अधिक होता है। अविरत प्रवाह के समीकरण के अनुसार नली के चौड़े भाग पर द्रव का वेग कम तथा संकीर्ण भाग पर द्रव का वेग अधिक होता है। ये आपकी क्या है? तो ये आपके अविरत प्रवाह के समीकरण के अनुसार ये एक थ्योरी ऐसी है, या अविरत प्रवाह के समीकरण में ये बताया गया कि नली के चौड़े भाग पर वेग कम एवं संकीर्ण भाग पर वेग अधिक होता है। आपने भी दैनिक जीवन में देखा होगा कि जहां पर पतली नाली होती है वहां तेजी से जल बहता है, और जहां पर चौड़ी नाली होती है वहां पर उसका वेग कम होता है। तो ये आप इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बर्नौली की प्रमेय के बारे में अब विस्तृत व्याख्या करने चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ले लिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसके बाद अब अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसके बाद अब अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है वो है प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं। और ये चीज जिसको आ गया, प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं जिसको आ गया, वो समझ लीजिए बर्नौली की प्रमेय आसानी से कर सकता है। द्रवों का प्रवाह टॉपिक था और हेडिंग का नाम है प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं।
प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं, प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि जो प्रवाहित द्रव होता है उनमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। प्रवाहित द्रव में कितनी ऊर्जाएं होती हैं? 3 प्रकार की। एक गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और साथ ही साथ आपकी जो तीसरी है वो है दाब ऊर्जा। क्या क्या? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यहां लिख लीजिए कि प्रवाहित द्रव में 3 ऊर्जाएं होती हैं। 3 ऊर्जाएं होती हैं। प्रवाहित द्रव में 3 ऊर्जाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो नंबर 1 दाब ऊर्जा, नंबर 2 गतिज ऊर्जा और नंबर 3 स्थितिज ऊर्जा। ये इतना क्लियर है कि प्रवाहित द्रव में 3 ही ऊर्जाएं होंगी। बताइए, इतना क्लियर है कि प्रवाहित द्रव में कितनी ऊर्जाएं होती हैं? 3 ऊर्जाएं। अब तीनों ऊर्जाओं पर हम लोग थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा क्या है? तो मान लीजिए हम लोग ये मानते हैं कि एक धारा रेखीय नली है जिसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है। हमने उस द्रव पर पी दाब लगाया और दाब लगाने के कारण द्रव ने यल दूरी तय कर ली है। द्रव ने कितनी दूरी तय कर ली? यल दूरी। तो वही हमें लिखना है कि माना प्रवाहित द्रव पी दाब के कारण यल दूरी तय करता है। माना प्रवाहित द्रव पी दाब के कारण यल दूरी तय करता है और जो नली है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ए है। क्या मानेंगे? नली का क्षेत्रफल ए है। नली का क्षेत्रफल ए है। माना कोई द्रव है धारा रेखीय नली में प्रवाहित हो रहा था, हमने पी दाब लगाया तो उसने यल दूरी तय की और धारा रेखीय नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना था? तो धारा रेखीय नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए था। तब दाब ऊर्जा बराबर होता है, दाब ऊर्जा बराबर द्रव द्वारा किया गया कार्य। द्रव द्वारा किया गया कार्य। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहां पर दूरी तय हो रही है तो उसको लिख देते हैं बल गुणे दूरी। और आपने पहले चैप्टर से पढ़ा है बल बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा P बराबर एफ बाई ए। तो P बराबर एफ बाई ए, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा आपका? ऐसे देखिए, आपने पढ़ा है P बराबर एफ बाई ए, तो बल बराबर आपका पी ए होगा या नहीं? तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? एफ बराबर पी ए। पी क्या है? दाब। ए क्या है? क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो दाब ऊर्जा पी ए यल हो जाएगी। दाब ऊर्जा कितनी आ गई? पी ए यल। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा निकालेंगे तो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा के लिए आपको पता है क्या करेंगे? तो एकांक आयतन की जब दाब ऊर्जा निकालेंगे तो आप बता देंगे पी ए एल बटे वी रहा होगा। वी के यानी कि इसके स्थान पर 1 रहा होगा। तो एकांक आयतन है तो यहाँ 1 के स्थान पर वी रख देते हैं, यानी कि एकांक आयतन की दाब ऊर्जा के लिए हम लोग करेंगे पी ए एल बटे वी। वी होता है आयतन। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी, अर्थात पी ए एल बटे ए एल से ए एल कैंसल, आपका दाब ऊर्जा बराबर आ गया पी। दाब ऊर्जा कितनी निकल कर आ गई? पी हो गई। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए।
दाब ऊर्जा आपकी P आ गई। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, V से भाग दे देते हैं। तो V बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल लंबाई से क्षेत्रफल लंबाई कट गया और दाब ऊर्जा आपकी P आ गई। इसको नोट कर लीजिए, ये आपकी दाब ऊर्जा थी। उसके बाद हम लोग गतिज ऊर्जा पर चर्चा करते हैं, फिर स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद फिर अपनी आएगी बर्नौली की प्रमेय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए आपके समझ में आया या नहीं। दाब ऊर्जा में आप मानेंगे कि माना प्रवाहित द्रव पर P दाब लगाने के कारण अड़ियल दूरी तय करता है और नली के क्षेत्रफल A है, तो दाब ऊर्जा बराबर होता है द्रव द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी और दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्योंकि बल बराबर आपने पढ़ा यहाँ पर P बराबर F/A से। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा के लिए आयतन से भाग दे देंगे और इस प्रकार दाब ऊर्जा का फार्मूला आ गया आपका P। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए गतिज ऊर्जा पर अब चर्चा करते हैं। दाब ऊर्जा आपका कंप्लीट। अगला लिखिए नंबर 2 गतिज ऊर्जा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बाद में आप लोग नोट करिएगा अच्छे से, याद रखिएगा। दाब ऊर्जा कितनी आई है P। अब दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। लिखिए जल्दी से गतिज ऊर्जा। आपको यहां पर मानना होगा कि माना गतिशील द्रव की गतिज ऊर्जा K है, द्रव का द्रव्यमान m है तथा यह v वेग से चल रहा है। क्या मानेंगे, गतिशील द्रव की गतिज ऊर्जा K, द्रव का द्रव्यमान m तथा यह v वेग से चल रहा है, इतना मानना है। चलिए मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, तो मानेंगे माना गतिशील द्रव की गतिज ऊर्जा K, माना गतिशील द्रव की गतिज ऊर्जा, माना गतिशील द्रव की गतिज ऊर्जा K, द्रव का द्रव्यमान m तथा वेग, साथ में लिख लेते हैं, वेग v है। मान लीजिए कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है जिसकी गतिज ऊर्जा K है, द्रव का द्रव्यमान m तथा उसका वेग कितना है, v है। तो आप लिखेंगे द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर, द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर, सबको पता है हाफ mv² होता है, सबको पता है हाफ mv² होता है। और एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये v आपका वेग है, आयतन वाले v से भाग देंगे, याद रखिएगा आयतन वाले v से भाग देंगे। तो चलिए यहां पर अब लिखते हैं एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। तो द्रव के एकांक आयतन, द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² अपान, क्या करते हैं, कैपिटल V रखते हैं, V आपका आयतन वाला है, इतना कर सकते हैं। m अपान V, यहां से देखिए द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणते आयतन। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यही लिखा है। देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो हम लोग कर देंगे 1/2 ρv²। क्लियर, ये v वेग है, ये v आयतन था। तो एकांक द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ ρv² आ गई। ये समझ में आ गया या नहीं, जहां रो आपका क्या है, घनत्व, और v क्या है, वेग। मानेंगे आपकी माना गतिशील द्रव की गतिज ऊर्जा के, द्रव का द्रव्यमान m तथा वेग v है, द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², एकांक आयतन के लिए m अपान v बराबर होता है रो, तो ये आपका हो गया हाफ ρv²। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्या आपको ये समझ में आ गया। नीचे जगह स्थितिज ऊर्जा इसी में कर लिया जाए। चलिए यहाँ पर तीसरा वाला देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जल्दी से नोट करिए। स्थितिज ऊर्जा हम लोग सीखते हैं, गतिज ऊर्जा नोट कर लीजिए। स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको यह बताना है कि माना कोई m द्रव्यमान का द्रव है जिसे गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। माना m द्रव्यमान का कोई द्रव है, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहिए आप लोग। स्थितिज ऊर्जा में आपको क्या मानना होगा कि माना किसी m द्रव्यमान के द्रव को v वेग से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। माना
माना किसी यम द्रव्यमान के द्रव को, यम द्रव्यमान के द्रव को h ऊंचाई तक v वेग से गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के विरुद्ध, गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। क्या मानेंगे कि यम द्रव्यमान के द्रव को यह ऊंचाई तक v वेग से हम लोगों ने क्या किया, ऊपर उठा दिया। तो आप ये बताएंगे द्रव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, द्रव की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, और द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा आप निकाल लीजिए, v से भाग दे दीजिए। द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh अपान v, यम अपान v करेंगे तो आपका फिर से रो होगा, यानी कि रो जी एच। तीनों समझ में आ गया कि स्थितिज ऊर्जा आपने कैसे निकाला, गतिज ऊर्जा कैसे निकाला और दाब ऊर्जा कैसे निकाला गया है। ये क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। बताइए जल्दी से, अगर ये आपको क्लियर हो तो आगे बढ़ जाया जाए और चर्चा करें बर्नौली की प्रमेय पर। क्लियर है? स्थितिज ऊर्जा में आप बताएंगे यम द्रव्यमान का कोई द्रव है जिसे h ऊंचाई तक ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल स्मॉल g के विरुद्ध v वेग से उठाया जाता है, तो द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। एकांक आयतन के लिए हम लोग v से भाग देंगे, और जब v से भाग देंगे तो m अपान v बराबर जो आपका होता है वो है रो, तो इस प्रकार रो gh आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अब बर्नौली की प्रमेय पर चर्चा करते हैं। ले लिए, और जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग नोट करते रहें अच्छे से। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर पूरा आसानी से नोट कर सकते हैं, और समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट करके बताते रहिए। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस चीज पर आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा। लाइव चैट को आप लोग ऑफ कर सकते हैं, जहां पर समस्या हो उसके लिए लाइव चैट ऑन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए और उसके तुरंत बाद आप लाइव चैट को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वैसे भी ये आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। हेडिंग आप लिखिएगा बर्नौली की प्रमेय। कहीं कहीं बर्नौली लिखा है, हम लोग लिखेंगे बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय क्या होती है तो आप बताएंगे कि यदि कोई आश्यान और असंपीड़ित द्रव, जिसकी श्यानता शून्य होती है उसे आश्यान बोला जाता है, और असंपीड़ित मतलब जिसे दबाया ना जा सके, संपीड़िता कंप्रेसिबिलिटी, और असंपीड़ित मतलब जिसे दबाया ना जा सके। तो आप क्या बताएंगे, यदि कोई आश्यान और असंपीड़ित द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो उस द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है। यही बर्नौली की प्रमेय है। यदि कोई आश्यान और असंपीड़ित द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। यही बर्नौली की प्रमेय है। चलिए लिखते हैं। लिखिए, यदि कोई आश्यान और असंपीड़ित द्रव, यदि कोई आश्यान और असंपीड़ित द्रव धारा रेखीय नली में या धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, यदि कोई आश्यान और असंपीड़ित द्रव
धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो यदि कोई आसान और असंपीर्ण द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है। अर्थात अभी आप लोग लिखे थे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर, ये क्या हो जाएगा, नियतांक। यही क्या है, बर्नौली की प्रमेय है। ये बर्नौली की प्रमेय का आप इसकी थियरी बोल सकते हैं कि ये बर्नौली की प्रमेय की थियरी है कि यदि कोई आसान और असंपीर्ण द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है। यही बर्नौली की प्रमेय है। समझ में आया? कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आया, कि आप लोग इसको लिख सकते हैं या नहीं। यदि कोई आसान और असंपीर्ण द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो नली के या द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौली की प्रमेय। चलिए इसका सत्यापन करते हैं हम लोग। हेडिंग लिखिएगा, बर्नौली की प्रमेय का सत्यापन। यहां से क्या करेंगे हम लोग, अब सत्यापन करते हैं। सत्यापन आप आसानी से समझिएगा, आपको धीरे धीरे बताएंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको समझा देंगे। आप लोग ध्यान देकर कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। बस क्या करेंगे, आप यहां पर ये मान लेंगे कि बर्नौली की प्रमेय तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब इसका सत्यापन करना है तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं। चलिए एक नली मान लेते हैं, ऐसी कोई नली है ये, जिसमें क्या हो रहा है, द्रव प्रवाहित हो रहा है। ये नली का x सिरा है, ये नली का y सिरा है। यहाँ पर जो नली का क्षेत्रफल है ये A1 है, ये क्षेत्रफल A2 है। यहाँ पर जो द्रव है वो धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, इतना तो मान सकते हैं ना। उसके बाद फिर जो मानना है वही आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मानना है उसी चीज को आपको बता रहे हैं कि x सिरे पर क्षेत्रफल A1 और y सिरे पर क्षेत्रफल A2। यहाँ पर द्रव का वेग कितना होगा, तो आप बताएंगे द्रव का वेग v1 और यहाँ पर द्रव का वेग कितना है, v2 है। ये मान लेंगे। और उसके बाद आपको ये मानना है कि यहाँ पर एक मान लेते हैं, ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल। यहाँ से जो नली है इसकी ऊंचाई आपकी h1 है, नली की ऊंचाई कितना है, h1, और ये जो ऊंचाई आपकी है ये है h2। क्षैतिज तल से ये ऊंचाई आपकी दी गई है h1 और h2। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। इतना समझ में आ गया? अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं x सिरे पर या ये यहाँ पर कोई भी एक द्रव है जो प्रवाहित हो रहा है यहाँ से इस तरफ से इस तरफ। बर्नौली की प्रमेय में यही है ना कि आसान और असंपीर्ण द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो तो नली के एकांक आयतन की यहाँ पर दाब ऊर्जा, यहाँ पर दाब ऊर्जा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा और दोनों बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। यही बर्नौली की प्रमेय है। चलिए हम लोग निकालते हैं। अब निकालेंगे कि 1 सेकंड में x सिरे पर द्रव की दाब ऊर्जा। पहले x सिरे पर निकालते हैं। 1 सेकंड में x सिरे पर द्रव की दाब ऊर्जा। ऐसे x सिरे पर निकालेंगे दाब ऊर्जा
वाई सिरे पर दाब ऊर्जा कुल दाब ऊर्जा, एक्स सिरे पर गतिज ऊर्जा, वाई सिरे पर गतिज ऊर्जा कुल गतिज ऊर्जा, एक्स सिरे पर स्थितिज वाई सिरे पर स्थितिज, इस प्रकार से निकालेंगे। चलिए, दाब ऊर्जा बराबर क्या होता है, द्रव द्वारा किया गया कार्य। यही होता है ना कि द्रव द्वारा किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे दूरी। ये क्लियर है या नहीं बताइए। यहां पर दाब कितना लगेगा, इस वाले बिंदु पर दाब कितना लगेगा, P1 है ना, क्षेत्रफल A1, दूरी V1। समझ में आ गया कि x सिरे पर 1 सेकंड में द्रव की दाब ऊर्जा बराबर P1 A1 V1। इसी तरह से y सिरे पर निकालेंगे कि 1 सेकंड में y सिरे पर द्रव की दाब ऊर्जा, वही लिखेंगे सब कुछ। देखिए, द्रव द्वारा किया गया कार्य बल गुणे दूरी, दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे दूरी, तो हम इसको ना लिखकर लिख देते हैं P2 A2 V2। समझ में आ गया या नहीं बताइए। उसके स्थान पर हम लोगों ने ये लिख दिया कि P2 A2 और V2। ये चीज समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। P2 A2 V2 समझ में आ गया। अब द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे, द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य। अब नेट कार्य निकाल लेते हैं। चलिए, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, चलिए सब कुछ क्लियर है। तो द्रव द्वारा किया गया हम लोग नेट कार्य अब यहां से निकाल लेते हैं। द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य कितना हो जाएगा, तो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, यानी x सिरे पर द्रव की दाब ऊर्जा माइनस y सिरे पर द्रव की दाब ऊर्जा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि नेट दाब ऊर्जा। इसी चीज को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं नेट दाब ऊर्जा। अब इसको क्या करते हैं, देखिए A1 V1 बराबर A2 V2। आपने एक चीज पढ़ रखा है कि जो A1 V1 और A2 V2 होता है उसको हम लोग कहते हैं AV। कहते हैं A1 V1 बराबर A2 V2 आपका नियतांक होता है या नहीं, जल्दी से बताइए हमें। AV, या आप ऐसे ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो आपका A1 V1 या फिर AV जो है वो आपका आयतन के बराबर है। AV बराबर क्या है, आयतन। क्षेत्रफल गुणे वेग या क्षेत्रफल गुणे दूरी आपकी है ये, क्षेत्रफल गुणे दूरी। देखिए V वेग से, यानी कि V दूरी तय कर लेता, ये आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दूरी के स्थान पर देखिए V, तो AV आपका हो गया आयतन, और AV आयतन तो हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AV बराबर आयतन। AB बराबर आयतन कर सकते हैं या नहीं, जल्दी से बताइए। तो कर देते हैं, दोनों तरफ यहाँ V यहाँ पर भी हो जाएगा, AB यहाँ पर भी हो जाएगा। तो AB बराबर आयतन तो हम लोग लिख लेते हैं V P1 माइनस P2। A1 V1 A2 V2 के स्थान पर AB बराबर आयतन, और V आपका हो गया आयतन P1 माइनस P2। और आप ये बताइए कि आपने V बराबर क्या पढ़ रखा है, V बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, जल्दी से बताइए। ये आपका आयतन है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन आपने पढ़ा है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सबने पढ़ा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे, यहां से हमें निकालना है V आयतन। हाँ, आयतन बराबर आपका हो जाएगा, आयतन इधर आएगा, ये यहाँ पर नीचे हो जाएगा। यानी आयतन बराबर हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी m अपान रो P1 माइनस P2। m अपान रो P1 माइनस P2, यह द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य या फिर नेट दाब ऊर्जा है। इसी चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका नेट दाब ऊर्जा है। नेट दाब ऊर्जा कितनी आ गई, तो m अपान रो P1 माइनस
P2। इसको नोट करिए। नेट दाब ऊर्जा का फार्मूला आपका ये है। नेट दाब ऊर्जा कितना आया है, तो 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवाहित द्रव की दाब ऊर्जा निकालिए P1 A1 V1। V1 आपका क्या है, दूरी है। और दूसरा यहाँ पर आपने माना कि 1 सेकंड में y सिरे पर दाब की ऊर्जा, तो P1 A2 V2। और नेट कार्य या फिर नेट ऊर्जा निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को घटा दिए और A1 V1 बराबर A2 V2 यानी AB बराबर आयतन होता है, तो V के स्थान पर आयतन रख दिए। आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व यानी m अपान रो P1 माइनस P2। इस चीज को आप याद रखिएगा कि हमने नेट दाब ऊर्जा m अपान रो P1 माइनस P2 निकाला है। यह क्लियर है। अब गतिज ऊर्जा पर चला जाए, बताइए स्थितिज ऊर्जा आपका क्लियर हो गया या नहीं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, हमें इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप कहीं पर लिख लीजिए या फिर लिखे रहिए। ये x सिरे पर द्रव की आपका नेट दाब ऊर्जा या फिर नेट कार्य आ गया। अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। एक चीज निकाल लिए हैं, इसको नोट किए रहिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं x सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा। x सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा। x सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। उसके बाद y सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा, तो x सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर होगी। तथा y सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा, तथा y सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा। y सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv2 स्क्वायर। x सिरे पर हाफ mv1 स्क्वायर और y सिरे पर हाफ mv2 स्क्वायर। अब हम निकालेंगे नेट गतिज ऊर्जा या फिर कह दें गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है इस चीज को हम निकालेंगे। तो ऐसे करेंगे, देखिए हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। यहां से हाफ m आपका कॉमन हो गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये आ गया हाफ m कॉमन ले लिए, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये क्लियर है या नहीं बताइए। ये आपका है गतिज ऊर्जा में वृद्धि। क्या निकालेंगे कि x सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा और y सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। m हाफ m कॉमन ले लिए तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आपका हो गया। अब नीचे चलिए देखते हैं x सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग पढ़ेंगे। नेट गतिज ऊर्जा आपकी आ गई, बताइए x सिरे पर आगे निकालना है आपको। x सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, लेकिन mg तो वही रहेगा, h आपका बदलेगा। यहाँ h है, h1 है, यहाँ h2। तो x सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, mg h1। तथा y सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा। y सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा बराबर mg h2। नीचे दिख रहा है, एक बार चेक करने दीजिए। चलिए नीचे अभी दिख रहा है, आपको समझ में आया या नहीं। x सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा mg h1 तथा y सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा mg h2 हो गई। और अब आप क्या निकालेंगे कि ये जो आपकी स्थितिज ऊर्जा mg h2 हो गई, तो अब द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी निकाल लेते हैं। द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी। यहां पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई थी, यहां पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो आप बताएंगे बराबर mg h1 माइनस mg h2 और mg कॉमन ले लिए h1 माइनस h2।
ये आपका हो गया स्थितिज ऊर्जा। x सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, y सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा हाफ एम बी टू स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए हाफ एम बी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले लिए बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर। x सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh1 और y सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh2, और द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी तो mgh1 माइनस mgh2, ये आपका mgh1 माइनस h2 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है? चलिए ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिए और समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने क्या किया, पहले x सिरे पर दाब ऊर्जा निकाल लिया, फिर y सिरे पर दाब ऊर्जा निकाल लिए, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य निकाल लिए। अब वो आपका खत्म, या नेट ऊर्जा हो गई आपकी दाब ऊर्जा। फिर x सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा, y सिरे पर प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। x सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा, y सिरे पर प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा, और द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी। ये आपका हो गया। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब हमें क्या करना है, 3 समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं। तीनों समीकरण आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम नहीं लिखने वाले। जल्दी से तीनों समीकरण कमेंट में करके बताइए। तीनों समीकरण जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। या आप अभी एक चीज और निकाल सकते हैं, ये आपके द्रव में स्थितिज ऊर्जा में कमी आपकी आ गई है, तो द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि कितना हुई ये निकाल लीजिए। द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि या ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में नेट वृद्धि। नेट वृद्धि बराबर आपकी हो जाएगी गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपकी है ये हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर और माइनस एम जी एच वन माइनस एच टू। ये आपका आ गया द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि। द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि यानी गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। सब निकालने के बाद यानी कि पहले x सिरे पर दाब, y सिरे पर दाब, कुल दाब में आपने निकाला कि दाब ऊर्जा में वृद्धि परिवर्तन। दाब ऊर्जा में आपने क्या निकाल लिया कि दाब ऊर्जा या नेट दाब ऊर्जा या नेट किया गया कार्य। दूसरा आपने x पर गतिज, y पर गतिज, गतिज में वृद्धि। x पर स्थितिज, y पर स्थितिज, स्थितिज में कमी। उसके बाद कुल ऊर्जा निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। नेट ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, तो गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। ये आपकी हो गई ऊर्जा में वृद्धि। और यह वृद्धि किस कारण हो रही है, तो द्रव द्वारा किया गया कार्य, और या आप ये कह सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के द्वारा। समीकरण 1 आपको ये प्राप्त हुआ था, देखिए यम अपान रो P1 माइनस P2, ये समीकरण 1 था, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 से कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार। अब यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किया गया कार्य बराबर द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि। तो क्या होगा, किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। लिख दीजिए, जो आपका किया गया कार्य है बराबर ऊर्जा में नेट वृद्धि। ऊर्जा में नेट वृद्धि किया गया कार्य वहां दिख रहा है, देखिए यम अपान रो P1 माइनस P2 बराबर ये आपका आया है हाफ यम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस एम जी H1 माइनस H2। ये हमें बताइए क्या यहाँ पर यम कॉमन हो सकता है, यहाँ पर यम कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लीजिए। यम अपान रो P1 माइनस P2 बराबर 1/2, यम कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर, यम कॉमन लीजिए दोनों तरफ से, यम कॉमन लेंगे तो 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस GH1 माइनस GH1 माइनस H2 कर देते हैं। क्लियर है, यम से यम आपका बर्बाद हो गया। रो का गुणा इधर करेंगे, ये आपका P1 माइनस P2 बराबर रो 1/2 गुणा करते हैं इसका V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर, और यहाँ का गुणा करेंगे तो माइनस GH1 माइनस माइनस प्लस GH2 आपका होगा।
नहीं, जी कॉमन हुआ है, जी आपका यहाँ कॉमन है, इस वाले में नहीं लिखेंगे, जी को यहाँ लिखेंगे, तो GH1 और प्लस GH2 हो गया। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। इतना समझ में आ गया, कमेंट करिए। चलिए, इतना क्लियर हुआ होगा। अभी नीचे आपको दिख रहा है, इसके आगे हम लोग ये करते हैं कि P1 माइनस P2 बराबर रो का गुणा करेंगे, तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, और यहाँ गुणा करेंगे माइनस रो GH1 और ये प्लस रो GH2। ये क्लियर है। अब क्या करते हैं, सभी 1 वाले पद इधर कर लेते हैं, 2 वाले पद उधर भेजते हैं। P1 पहले से इधर है, रहने देते हैं, ये वाला माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये भी माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, रो GH1 बराबर P2 माइनस में है, इधर भेजिए प्लस में P2, और ये वाला पहले से प्लस में है, 1/2 रो V2 स्क्वायर, और एक चीज और, ये वाला भी आपका पहले से प्लस में है, रो GH2, रो GH2 सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। देखिए आपका मिल गया ना, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH बराबर P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, अर्थात ये हम कह सकते हैं, अतः ये कहा जा सकता है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक, बराबर नियतांक। और यही क्या है, यही बर्नौली की प्रमेय है, यही बर्नौली की प्रमेय है। इति सिद्धम। बताइए समझ में आया या नहीं आप सबके, पूरी की पूरी प्रमेय कंप्लीट हो गई, आप सबको समझ में आया या नहीं। बर्नौली की प्रमेय आपका सत्यापन हो चुका है, कमेंट करके बताइए समझ में आ गया या नहीं। चलिए, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने देखिए क्या किया है, किया गया कार्य बराबर नेट ऊर्जा में वृद्धि, किया गया कार्य पहले निकाले थे, यानी कि जो कुल दाब ऊर्जा थी वही किया गया कार्य था, यहाँ रख दिए, ये वाला पद यहाँ रख दिए। अब क्या करते हैं कि यम से यम दोनों तरफ यहाँ से निकाल कर काट देते हैं, रो का गुणा इस तरफ कर देते हैं, ये P1 P2 अपने स्थान पर, रो का गुणा सब में कर दिए, रो का गुणा सब में करके 1 वाला पद एक तरफ खींचिए, दूसरी तरफ भेजिए 2 वाला पद। देखिए 1 1 1 2 2 2, अगर सब बराबर है तो हम बोल देंगे कि ये नियतांक रहा होगा, और नियतांक आ गया तो हमने सिद्ध कर लिया कि बर्नौली की प्रमेय में यही तो सिद्ध करना था कि यदि कोई आसान और असंपीड़ित द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, अर्थात P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक। ये क्लियर, मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। बर्नौली की प्रमेय तो आपने सिद्ध कर लिया। अब मान लीजिए यही जो बर्नौली की प्रमेय है, इसी प्रमेय को हमें क्या करना है कि बर्नौली की प्रमेय हम निकालते हैं, लेकिन ये जो नली है तिरछी ना होकर एक क्षैतिज रेखा में रखी जाए तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जहां ऊंचाई है हटाइए, जहां पर ऊंचाई है उसको हटाइए। अगर ऊंचाई को आप लोग हटा देंगे तो बर्नौली की प्रमेय क्या बचेगी, जल्दी से बताइए। यानी क्षैतिज रेखा के लिए बर्नौली की प्रमेय, आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल में, आप देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में ये प्रश्न दिए गए हैं कि क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है, तो क्षैतिज रेखा के लिए या क्षैतिज पाइप के लिए बर्नौली की प्रमेय क्या हो जाएगी, बर्नौली की प्रमेय जो क्षैतिज पाइप के लिए, तो H का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ H समान रहेगा, तो आपकी हो जाएगी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर नियतांक। ये क्षैतिज पाइप के लिए है, याद रखिएगा कि जब द्रव क्षैतिज प्रवाह में प्रवाहित हो रहा होगा तब आपकी बर्नौली की प्रमेय में एक चीज हट